हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का क्लास 12th में स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15, 15वां चैप्टर, जिसका नाम है आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसे कई जगह पर आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जीन अभियांत्रिकी या जीन इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को चैप्टर बहुत ही धैर्यपूर्वक और ध्यान से पढ़ना है। मैं आराम से पढ़ाऊंगा, जल्दीबाजी नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये काफ़ी समझने वाला चैप्टर है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं। चैप्टर का नाम ही है जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवंशिक अभियांत्रिकी, और इसके दूसरे नामों में हम लोग कह सकते हैं जीन अभियांत्रिकी शब्द भी कह सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, जीन कहाँ मिलते हैं? डीएनए के ऊपर। जीन कहाँ मिलते हैं? डीएनए के ऊपर। और डीएनए कहाँ मिलता है? केंद्रक में। और केंद्रक मिलता है कोशिका में। तो जीन अभियांत्रिकी का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि जीन में छेड़छाड़ कर दो, काट छांट कर दो, तोड़ फोड़ कर दो, हटा दो, लगा दो। या आनुवंशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक, और जेनेटिक शब्द आता है गुणसूत्रों के लिए, जेनेटिक शब्द आता है क्रोमोसोम्स के लिए, डीएनए के लिए। तो यूं समझ लीजिए कि गुणसूत्रों में छेड़छाड़ करके, डीएनए में छेड़छाड़ करके, जीन कह दो, डीएनए कह दो, गुणसूत्र कह दो, आप समझ लीजिए कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है किसी कोशिका का, तो किसी कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ में छेड़छाड़ की जाएगी, तोड़ा मरोड़ा जाएगा, काटा छाटा जाएगा, नया लगाया जाएगा, पुराना हटाया जाएगा। तो हम यूं कह सकते हैं इस परिभाषा को, डेफिनेशन को, कि जैव प्रौद्योगिकी की वह शाखा। क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो? आप क्या पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी में एक ब्रांच है, शाखा है। तो जैव प्रौद्योगिकी की वह शाखा, जैव प्रौद्योगिकी की वह शाखा जिसमें डीएनए या जीन में हेरफेर किया जाता है, जिसमें किसी जीव के डीएनए या जीन में गुणसूत्रों में हेरफेर किया जाता है और हेरफेर करके उसे मानव उपयोगी बनाया जाता है, उसे उपयोग के बनाता है और नया डीएनए प्राप्त किया जाता है, नया इच्छित डीएनए प्राप्त किया जाता है। मतलब कहने का यह होता है कि किसी मूल डीएनए में छेड़छाड़ करके, काट छांट करके, हेरफेर करके, जीन को हटा करके, लगा करके, और जब हम अपना इच्छित डीएनए प्राप्त कर लें, हमारी इच्छा अनुसार इच्छित डीएनए प्राप्त कर लें, उसी जैव प्रौद्योगिकी की ब्रांच को, उसी शाखा को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसे मैं अक्सर एक छोटे उदाहरण से समझाता हूं, नॉर्मल सा। मैंने एक बार एक बाग में जाकर देखा, बहुत सारे गुलाब के फूल खिले हुए थे। ये एक सत्य घटना है। और जब फूल खिले हुए थे तो मैंने फूलों के पास जाकर के देखा, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे फूल थे गुलाब के, अच्छा कलरफुल। जैसे मैंने नजदीक जाकर देखा, उसको सूंघा, दूर भी पास भी, उसमें कोई खुशबू नहीं थी। मेरा मन खिन्न हो गया, अरे क्या बेकार। मैंने सोचा, उसके बाद एक दूसरे बाग में गया, वहां पर एक छोटा सा फूल खिला हुआ था गुलाब का, उसमें खुशबू थी अच्छी। मैंने सोचा कि अगर इस बड़े फूल के अंदर ये खुशबू भी आ जाए तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, इसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा। तो यही वो विज्ञान है जिसने एक जीन, जो छोटे वाले फ्लावर के अंदर जो खुशबू वाला जीन था, जो खुशबू फैलाने वाला जीन था, उस जीन को निकालकर, उस डीएनए के टुकड़े को निकाल करके और उस प्लांट के अंदर डाल दिया, उसके डीएनए में डाल दिया। तो मिक्स हो गया कि नहीं हो गया? दो डीएनए। और इस प्रकार हमने हमारा इच्छित, जो हमारी इच्छा थी कि फूल बड़ा हो, साइज बड़ा हो, रंग अच्छा हो और साथ में खुशबू भी हो, तो हमने इच्छित डीएनए प्राप्त कर लिया। को समझ में आई बात? तो जैव प्रौद्योगिकी की वह शाखा जिसमें हम किसी जीव के डीएनए में काट छांट करके, छेड़छाड़ करके, हेरफेर करके हमारा अभिष्ट, हमारा इच्छित, हमारी इच्छा के अनुसार हम लोग डीएनए प्राप्त कर लें, जीन प्राप्त कर लें, उसे हम आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। आगे समझ में आपको बात नहीं आई? ठीक है ना? इसका मतलब यह हो गया कि
मूल डीएनए में बाह्य डीएनए जोड़ना पड़ेगा। मूल डीएनए किसी जीव का मूल डीएनए है, मूल डीएनए, मेन डीएनए। जैसे मैंने वो पेड़ लिया कौन सा, जिसका गुलाब का फूल बड़ा है, कलर रेड है, खुशबू नहीं है पर उसमें, उसका मूल डीएनए में मैंने एक छोटा डीएनए जोड़ दिया खुशबू वाला, यानी मूल डीएनए में विजातीय या बाह्य डीएनए या एक्सटर्नल बाह्य डीएनए जोड़ा जाएगा। तो ये दो डीएनए का मिश्रण हो गया और इनके मिलने से जो बनता है उसे बोलते हैं आर डीएनए। आर का यहां मीनिंग आप लोग समझ लेना, रिकॉम्बिनेंट। हिंदी में बोलते हैं पुनर्योगज, और पुनर्योगज दो का मिश्रण होता है, पुनर्योगज डीएनए बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। यह ध्यान रखना है, दो डीएनए जब मिलेंगे, मूल डीएनए मिलेगा प्लस बाहरी डीएनए मिलेगा जो हम दूसरे का लेके आए हैं, और उससे बनेगा आर डीएनए। और ऐसा आर डीएनए पहली बार 1973 में साल्मोनेला, साल्मोनेला एक बैक्टीरिया होता है, इसकी कई प्रजाति, इसमें एक प्रजाति होती है टाइफाइड की, टाइफी। साल्मोनेला नाम के जीवाणु और ई कोलाई, ईस्चीरिया कोलाई, ई कोलाई, ई फॉर एलिफेंट, ई कोलाई के दो जीवाणु लिए, दोनों का डीएनए निकाल करके मिक्स करके बनाया गया और एक आर डीएनए तैयार किया गया। स्टेनले कोहेन बोयर एट ऑल माने साथी, स्टेनले कोहेन बोयर एट ऑल साथियों ने मिलकर साल्मोनेला जीवाणु और इकोलाई जीवाणु के डीएनए को मिश्रित किया और एक नया इच्छा अनुसार डीएनए, इच्छित डीएनए प्राप्त किया, जिसे आर डीएनए कहते हैं। तो आर डीएनए का मतलब हो गया मूल डीएनए में बाह्य डीएनए जोड़ दो। अब इसमें एक तो मूल डीएनए था और एक बाह्य डीएनए था, यानी मूल डीएनए में बाह्य डीएनए का एक टुकड़ा जोड़ दीजिए और इससे बन जाएगा आर डीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी पुनर्योगज डीएनए। बोलो समझ में आई बात? तो जैव प्रौद्योगिकी की वह शाखा जिसमें, जैव प्रौद्योगिकी की वह शाखा जिसमें किसी मूल कोशिका के डीएनए में विजातीय डीएनए को बाहरी डीएनए को मिलाकर के इच्छित डीएनए प्राप्त किया जाए, उसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं, जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। अभियांत्रिकी का मतलब होता है, इंजीनियरिंग का मतलब होता है पेचों को खोलना, लगाना, जोड़ना, तोड़ना, हेरफेर करना। तो जीन में हेरफेर कर दी, डीएनए में हेरफेर कर दी, गुणसूत्र में हेरफेर कर दी, तो इससे बन गया हमारा क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहला उदाहरण मिलता है, पहली बार खोज आरडीएनए की साल्मोनेला और इकोलाई जीवाणु के डीएनए को मिलाकर स्टेनले कोहल बोर एट अल ने 1973 में बनाया था। ठीक है ना। इस आरडीएनए का पूरा नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए होता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब टॉपिक आता है जीन अभियांत्रिकी के चरण कौन से होते हैं, चरण, स्टेप्स। हाउ यू गेट, कैसे आप प्राप्त करोगे आपका मूल डीएनए। अब हमने एक मूल डीएनए में एक विजातीय खंड डाल दिया, एक मूल डीएनए लिया और ऐसे मूल डीएनए लिया, देखो ये मूल डीएनए है और ये विजातीय खंड का टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा, ऐसे इसमें जोड़ना है। इसके लिए मुझे यहां से इसको काटना पड़ेगा, मैंने काट दिया और इसको जोड़ दिया, तो ये तो मेरे पास एक आर डीएनए आया, एक आर डीएनए। ये बाहरी खंड है, ये मूल डीएनए। तो मूल डीएनए में से उतना साइज, उतना टुकड़ा काटना पड़ेगा, उतना टुकड़ा काटना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है, जैसे मान लीजिए 1 मीटर कपड़ा मुझे शर्ट बनानी है और मुझे जेब इस रंग की नहीं लगानी, दूसरे रंग की लगानी है, तो मुझे इस जेब को हटाना पड़ेगा ना, इतना कपड़े को दूसरा लगाने के लिए, तो मुझे उतना टुकड़ा हटाना पड़ेगा जितना मुझे विजातीय खंड लगाना है, और इस प्रकार आर डीएनए बनेगा। तो ये सब कैसे होता है, लेकिन ये तो एक डीएनए हुआ, ऐसे मुझे हजारों लाखों कॉपी प्राप्त करनी पड़ेंगी, सैकड़ों हजारों कॉपियां प्राप्त करनी पड़ेंगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो जीन अभियांत्रिकी की सामान्य विधि अगर आपको पढ़नी है, पूरी टेक्निक कैसे होती है, पूरी तकनीक पढ़नी है, तो उसके 6 चरण होते हैं। 6 स्टेप्स आर फाइंड इन कंप्लीट जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको 6 चरण दिखाई देंगे, उनकी चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूं। मैं बोल देता हूं आपको पहले ही, ये बहुत ही समझने वाला टॉपिक है, इसलिए आपको बहुत आराम से पढ़ा जाएगा। इसमें समय मैं बहुत ज्यादा लूंगा, पढ़ाऊंगा, तो इसमें थोड़े थोड़े मैटर्स पर मैं इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन आपको करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो जीन अभियांत्रिकी की सामान्य विधि के 6 चरण हैं। 6 चरण कौन से हैं? अरे भाई, सबसे पहले वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण करना है।
वांछित जीन क्या होता है? वांछित जीन वो है जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, खुशबू वाला जीन। मैं एक उदाहरण पकड़ के चल रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे के चल रहा हूं आपको, खुशबू वाला जीन। तो पहले तो खुशबू वाले जीन को पहचानो मेरे भाई। वो जो छोटा गुलाब था, जो खुशबू वाला गुलाब था, उस गुलाब के अंदर से गुणसूत्र को निकालो, उसका डीएनए निकालो, डीएनए में उस जीन की पहचान करो जो खुशबू के लिए उत्तरदायी है। मैं बता देता हूं आपको पूरी बात कि अगर किसी ह्यूमन की बात करें अपन, तो हमारे गुणसूत्रों को की खोज हो चुकी है, हमारे डीएनए की खोज हो चुकी है, हमारे जीनों की खोज हो चुकी है कि कितने जीन है, कौन सा जीन किस कार्य के लिए उत्तरदायी है। हर जीन किसी ना किसी काम के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। कोई आंख के लिए उत्तरदायी है, कोई रंग के लिए उत्तरदायी है, कोई बालों के रंग के लिए उत्तरदायी है, कोई लंबाई के लिए उत्तरदायी है। हर जीन होता है। जैसे मेंडल ने बताया ना, मटर के अंदर लंबे पौधे में कैपिटल टी, ठीक है ना, ऐसे हम में भी होता है, ऐसे गुलाब में भी होता है, सब में होता है। तो पहले तो आइडेंटिफाई द जीन, उस जीन की पहचान करो कि जिसको आपको अलग करना है। अब मान लो आपको खुशबू वाला जीन अलग करना है, जो खुशबू फैलाता है, देता है, तो उस जीन का आइडेंटिफिकेशन कीजिए, पता लगाइए। और पता लगा करके, आप पता कैसे लगाते हैं, इसके लिए बहुत सारी तकनीकें होती हैं और बहुत सारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। वो बता देते हैं भाई फलाना जीन इस काम के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना, वो आपको सब मिलता है। वांछित जीन की पहचान करनी, सबसे पहले इसको पहचान करनी, आइडेंटिफिकेशन करना है, एंड देन आइसोलेट करना है, पृथक्करण करना है, निकालना है, तोड़ के लाना है। अरे भाई ये मेरे पास में एक गुलाब है, खुशबू वाला गुलाब, खुशबू, और उसका मुझे पता चलेगा अरे सर ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये पार्ट ही खुशबू के लिए उत्तरदायी, तो मैं इसी को तो तोड़ के लाऊंगा, बाकी मेरे काम का नहीं है, बाकी मेरे काम का नहीं है, ये ले आया मैं, ठीक है। और वो जो डीएनए था उसमें वो जो खुशबू नहीं दे रहा था, भाई जीन तो पूरे ही है, ठीक है ना, कि ये वाला पॉइंट था, ये इनएक्टिव था, जिसको खुशबू देनी चाहिए, इस पॉइंट को हटा करके इसको इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमको वांछित जीन की पहचान करना है, और पहचान करने का उसको पृथक्कृत करना, उसको हटाना है, निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन वांछित जीन की पहचान करेंगे और पृथक्करण करेंगे। मैं साथ साथ यहां पर बता देना चाहता हूं आपको कि पहचान करने के बाद पृथक्करण करने के लिए टुकड़ों में तोड़ने के लिए उसे तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और काटने के लिए कोई कैंची तो रखी नहीं हमारे पास में, ठीक है ना, कि कपड़ा है कोई काट दो। डीएनए कितना छोटा होगा सोचो, कोशिका कितनी छोटी होती है, पर उसमें कोशिका में केंद्रक कितना छोटा होता है, केंद्रक में गुणसूत्र के अंदर डीएनए पैक होते हैं, डीएनए गुणसूत्र एक ही बात है। और फिर जीन कैसे लगाओगे, छोटे टुकड़े का पता, उसको कैसे काटोगे, काटने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक औजार होते हैं। अब कोई हथौड़ा, खुरपी, कैंची तो है नहीं, ठीक है ना, वो स्पेसिफिक औजार मशीनों के द्वारा होता है सारा कार्यक्रम। और एंजाइम बोल रहा हूं मैं, हिंदी में सुन लो, सीमाकारी एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, छह बार बोल रहा हूं आपको, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, सीमाकारी एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। इनका काम ही ये होता है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे अभी अगले टॉपिक में। इनका काम ही होता है कि वांछित जीन को अपनी इच्छा, हमारी इच्छा अनुसार काट देते हैं, ठीक है ना। अब हमारी इच्छा कैसे होगी वो समझाएंगे। क्या वो एक ही एंजाइम का? नहीं, हजारों एंजाइमों की खोज हो चुकी है, हर एंजाइम का काम अलग अलग है। जैसे मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, हेमंत दत्तात्रेय, तो फिर और जो सर हैं आशिक अली जी वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, दीपक जी फिजिक्स पढ़ाते हैं, सबका काम अलग अलग है। वो लोग सब एक समान है, ठीक है ना, व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, काम करते हैं, खाते पीते रहते, सब काम है, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग हो गया। इसी तरह से जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, उनका अपना अपना काम है, काम उनका वैसे सेम है जैसे हमारा काम है पढ़ाने का, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग है। अच्छा, उनका काम है काटने का, पर कैसे काटेंगे, किसको काटेंगे, कहां से काटेंगे, ये सब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अलग अलग क्वालिटीज होती है, वो बताएंगे। पर आपको याद ये रखना है, साथ में पढ़ा रहा हूं मैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अवयव, कि आपको वांछित जीन को पृथक्कृत करने के लिए जिस चीज की सबसे जरूरत है उसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सीमाकारी एंजाइम चाहिए। और वो सीमाकारी एंजाइम का टॉपिक अपन डिटेल में लेंगे अभी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो में। अब चाहिए आपको पहचान, हो गया पृथक्करण, काट के लिया है भैया जी, ये मैंने काट के इसको यहां से लेकर के ये आ गए, ये काट लिया मैंने, लो जी ये काट लिया मैंने, ये काट लिया, काट के तो ले आया, लेकिन यहां पर, और ये भी मैंने काट दिया पार्ट, इसको मैंने रिमूव कर दिया, हटा दिया, इसको यहां पहुंचाना है। ये मेन है, मुख्य कोश का ये मेन डीएनए तक, मुझे इस डीएनए को पहुंचाना है साहब,
पहुंचाएगा ऐसे ही, ठीक है ना। कैसे पहुंचेगा? पहुंचाने के लिए भी हमको वाहक की जरूरत है, वेक्टर की जरूरत है। तो इसलिए हमको क्लोनिंग वाहक का चयन करना है। क्लोनिंग, क्लोनिंग माने जो ले जाए आसानी से, क्लोनित कर दे, इस डीएनए के टुकड़े को अपने संग पकड़ करके यहां पे ले जाए, ठीक है। और वो भी अब जीव विज्ञान पढ़ रहे हो तो उसमें वही कोई जीव ही होगा। मोस्टली वो होते हैं वेक्टर्स जो होते हैं, वाहक जो होते हैं, वो मोस्टली वो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं जो कैरियर होते हैं, जो ले जाते हैं। तो हमको पहली बात करनी है वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण। पृथक्करण करने के लिए हमको चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम, काटने के लिए चाहिए हमको इनको, मैं इनकी डिटेल बाद में बताऊंगा। फिर हमको चाहिए क्लोनिंग वाहक का चयन, एक वाहक का चयन करना है, और वाहक के चयन करने में भी बहुत सारी गुण रखने पड़ेंगे। जैसे आपको एक टीचर का चयन करना होता है, 10 टीचर आ गए, आप उनसे पढ़ पढ़ के देखते हो कौन सा अच्छा पढ़ाता है, उसी के साथ आप जाते हो। तो हमको भी सबसे अच्छा वाहक चयन करना है, तो वाहक के भी कुछ गुण होते हैं। जैसे आप लोग अपने साथ देखते हो कोई भी गुण, किसी घर में जाते हैं, शादी करने जाते हैं, संबंध करने जाते हैं, सारे गुण देखते हैं, घर कैसा है, खानदान कैसा है, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, वगैरह वगैरह, नौकरी वोकरी है कि नहीं। ऐसे ही वाहक का चयन करना है जो नुकसान नहीं दे, जो फायदा ही फायदा करे। तो हमको क्लोनिंग वाहक का चयन करना। याद रखना पहला स्टेप क्या है, वांछित जीन की, जिस जीन को निकाल के लाना है, जो हमारा इच्छित अविष्ट जीन है, डीएनए है, उसकी पहचान करनी है, उसको पृथक्कृत करना है। पृथक्कृत करने के लिए मुझे अवयव चाहिए जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम की सहायता से मैं उसे अलग कर सकता हूं। फिर मुझे एक वाहक का चयन करना है, इसलिए वाहक भी मेरा अवयव हो गया, वेक्टर। एक वाहक चयन करना है, वाहक में गुण होने चाहिए, वो सब अपन डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अब सब चलो, वाहक भी मिल गया मेरे को, वाहक ने अपने संग इसको लगाया, यहां ले गया और लगा दिया। और जब लगा देगा तो फिर क्या हो जाएगा, देखो वांछित डीएनए खंड का क्लोनित वाहक में निवेशन होना है, ठीक है ना। वांछित डीएनए खंड का, ये जो डीएनए खंड मैंने लिया है, इसका मेरा जो वाहक है, जो वाहक है, वो वाहक अपने संग इसको चिपकाएगा, ये वाहक है, इसने चिपका लिया, ठीक है ना। निवेशन होगा, और जब निवेशन होगा तो फिर इसको ले जाकर के यहां पर छोड़ देगा, ठीक है ना, समझ में आ गई। और फिर बन जाएगा हमारे पास में आरडीएनए। क्या बन जाएगा? आरडीएनए। इस टुकड़े को यहां ले जाकर के छोड़ देगा, आरडीएनए बन गया। अच्छा, आरडीएनए इसको भी कह सकते हो आप, और इसको भी कह सकते हो। मतलब वाहक का जो डीएनए होगा ना, वाहक का डीएनए, उसके संग इच्छित डीएनए मिल जाए हमारा, तो भी वो आरडीएनए कहलाता है, ठीक है ना। तो वांछित डीएनए को वाहक के डीएनए से मिलना पड़ेगा पहले, यानी वाहक का डीएनए अपने साथ में इच्छित डीएनए को चिपका लेगा और निर्माण कर देगा आरडीएनए का। किसका कर देगा भैया जी? आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। पहले स्टेप में हमने पहचान की, पृथक्करण किया, पृथक्करण करके टुकड़ा मिल गया, टुकड़े, फिर वाहक पहचाना, वाहक ने इसमें अपने आप को जोड़ लिया, ठीक है ना। वाहक जुड़ गया, ठीक है। वाहक ने अपने डीएनए में अविष्ट डीएनए को जोड़ लिया। अरे भाई, ये मेरा अविष्ट टुकड़ा है, ये मेरा वाहक है, ये मेरा वाहक है, वाहक ने अपने संग इसको चिपका लिया, तो बन गया आरडीएनए। अब इस आरडीएनए को लेकर के ये चलेगा, कहां जाएगा? परपोषी कोशिका में, क्योंकि वाहक होते हैं विषाणु, और विषाणु होते हैं निर्जीव। उनको सजीवता करने के लिए, उनको अपना साइकिल चलाने के लिए, जनन करने के लिए किसी सजीव कोशिका की जरूरत है। इसलिए आरडीएनए कहां पहुंचेगा? आरडीएनए मींस वाहक का डीएनए प्लस इच्छित डीएनए, वो परपोषी कोशिका में प्रवेश करेगा और गुणन करेगा। और परपोषी कोशिका हमारे लिए इंपॉर्टेंट अवयव हो गई। और परपोषी कोशिका के रूप में सर्वाधिक प्रमुख हम लोग बायोटेक में ई कोलाई कोशिका, ईस्चीरिया कोलाई नाम का जीवाणु काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? ई कोलाई या ईस्चीरिया कोलाई नाम का जीवाणु काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो साहब क्या हुआ? आरडीएनए परपोषी कोशिका में चला गया, ई कोलाई के अंदर चला गया। ई कोलाई में क्यों गया भाई? ये सब पढ़ोगे आप डिटेल में। ई कोलाई में क्यों गया? परपोषी कोशिका क्या होती है, उसके कोई क्या गुण होते हैं, वाहक के क्या गुण होते हैं। अभी तो जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है भाई साहब, अभी तो टॉपिक शुरू होंगे। आपको सबसे पहला टॉपिक होगा आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम क्या है, कहां से मिलते हैं, कैसे काम करते हैं, नामकरण कैसे हुआ, वाहक क्या है, कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या गुणधर्म होते हैं, परपोषी का क्या है, कैसी होती है, कहां से आती है, गुणधर्म, जीन बैंक क्या है, सब कुछ पता चलेगा। ये तो स्टेप्स है, इन्हीं स्टेप्स में, ये मिक्स चैप्टर है, इसमें टॉपिक नहीं चलते हैं। ये पूरा चैप्टर अपने आप में एक टॉपिक है, इसलिए 4-5 दिन के अंदर जब भी चलेगा तो सबको मिक्स होकर पढ़ना पड़ेगा, पहले कह देता हूं आपको मैं, ठीक है ना।
तो वांछित जीन की पहचान हो गई, पृथक्करण हो गया, इसकी सहायता से वाहक का भी चयन हो गया, वाहक को भी काट लिया, वाहक का फालतू का टुकड़ा निकाल दिया, जितना बड़ा टुकड़ा हमको सेट करना है उतना टुकड़ा जेब सेट करनी है, तो जेब को निकाल कर फेंक दिया, नई जेब लगा दी तो बन गया आरडीएनए। आरडीएनए परपोषी कोशिका में प्रवेश कर गया, दूसरी कोशिका में प्रवेश कर गया, जीवित कोशिका में, सजीव कोशिका में, क्योंकि मैंने बोल दिया वाहक कभी भी वाहक विषाणु होते हैं वो निर्जीव प्रकृति के होते हैं, इसलिए वो सजीव कोशिका में जाकर के अपना एक्टिवेशन करेंगे, अपना गुणन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे, अपना गुणन करेंगे, अपना लाइसोजेनिक साइकिल करेंगे, अपना जनन करेंगे, जिसकी वजह से हजारों लाखों कॉपियां प्राप्त हो जाएंगी। समझ में आ गई? फिर उन डीएनए को हमको वापस प्राप्त करना है। देखो, लिया था एक डीएनए, एक इच्छित खंड लिया था, और अब हजारों इच्छित खंड हम प्राप्त करने जा रहे हैं। हमने एक लिया था और अब हम हजारों डीएनए खंड प्राप्त करने जा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है? और उसको हमने क्या करना है, डीएनए का पर्पज को गुणन हो गया, अब उस जीन की हमको जो गुणन हो गया, अब उस जीन की हजारों लाखों कॉपियों की पहचान करनी है और उन्हें निकालना है, वापस प्राप्त करना है, और वापस प्राप्त करके अन्य कोशिका में स्थानांतरण। वो अन्य कोशिका कौन सी है? जिसमें खुशबू नहीं है। समझ में आ गई? ठीक है, हमने खुशबू वाला जीन लिया, दोबारा सुन लो, उसको वाहक में प्रवेश कराया, बन गया आरडीएनए, इसको परपोषी कोशिका में ले गए, वहां पर बहुत सारी कॉपीज प्राप्त कर ली हमने, बहुत सारी कॉपीज। अब इन कॉपीज में से एक कॉपी को ले जा करके हमें अपने जो मेन डीएनए है उसके अंदर प्रवेश करवाना है, अन्य कोशिका में, अन्य जीव में प्रवेश करवाना है। जैसे मेरे अंदर मान लीजिए आंख से संबंधित डीएनए खराब हो जाए, तो किसी अन्य का डीएनए जो होता है वो जब प्राप्त कर लिया जाता है, उसकी कॉपी हो जाती है प्राप्त, तो उसको मेरे अंदर प्रवेश करवाना है, अन्य कोशिका, अन्य जीवों में स्थानांतरण करवाना है। जहां पर जाकर के वो वांछित जीन अपने आप को शो करेगा, प्रदर्शित करेगा, दिखाएगा, यानी मेरे आंख संबंधी रोग था वो दूर हो गया, या यूं समझ लीजिए गुलाब के अंदर जो खुशबू संबंधी प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। जब वो उसमें चला जाएगा तो जो नई प्रजाति प्राप्त होगी, जो नई जाति प्राप्त होगी, जो नया गुलाब का पौधा प्राप्त होगा, उसके अंदर खुशबू ही खुशबू होगी। तो जो हमने यहां पर देखो परपोषी कोशिका में गुणन करवाया, क्लोनित जीन की पहचान, यानी जब हम गुणन करवाते तो हमको लाखों करोड़ों कॉपियां प्राप्त होती हैं उस जीन की, उस डीएनए की, जिन्हें हम संग्रहित कर लेते हैं किसमें? जीन बैंक में। जैसे होता है ना ब्लड बैंक, जब ब्लड का संग्रह होता है, जब बैंक जब रुपयों का संग्रह होता है, ठीक है ना, ब्लड बैंक में ब्लड का संग्रह हो गया, पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह हो गया, ऐसे जीन बैंक में जीन या अविष्ट या इच्छित डीएनए खंडों का हजारों लाखों कॉपियों का संग्रह, संचय होता है। जब हमको जरूरत पड़ती है वहां से निकाला और इच्छित अविष्ट कोशिका में प्रवेश करवा दिया। समझ में आ गया होगा आपको स्टूडेंट्स कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको 50% भी समझ में आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो आंतरिक घटनाएं, इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम अभी लेकर चलेंगे अगले 4-5 दिन में। जब पूरा चैप्टर होगा तब आपको 100% समझ में आएगा। मैं पहले ये बोल देता हूं आपको। तो हम लोगों ने ये पढ़ा आज की डेट में इंट्रोडक्शन के रूप में, कलम पढ़ेंगे टॉपिक, पहला टॉपिक पढ़ेंगे कलम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स क्या होते हैं, कहां से आते हैं, कैसे काम करते हैं, याद रखना। इतना तो समझ में आ गया होगा कि डीएनए को काटने का काम करते हैं, इतना तो समझ में आ गया, इसलिए इनको आणविक कैंची भी कहते हैं, अणु कैंची, अणुओं को काटना, ये करेंगे। फिर हम अगला पढ़ेंगे वाहक के बारे में, उसकी क्वालिटीज, परपोषी जीन कोशिका के बारे में, जीन बैंक के बारे में। फिर बोल देता हूं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम डीएनए को काटना, वाहक का काम डीएनए को ले जाना, वाहक अपने डीएनए से इच्छित डीएनए को मिला करके आरडीएनए बनाता है, परपोषी कोशिका में प्रवेश करते हैं, गुणन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। फिर वो जो जीन जो एक लिया था अविष्ट या इच्छित, वो हजारों लाखों में बन जाता है, उसे संग्रहित करते हैं जीन बैंक के अंदर। ये सारी बातें पढ़ोगे तो जीन अभियांत्रिकी के चरण सब लोग याद कर लेना बैठ करके अभी के अभी। क्या? सबसे पहले वांछित जीन की पहचान करनी है, अलग करना है, अलग करके फिर वाहक का चयन करना है, वाहक में जोड़ देना है, जोड़ करके आरडीएनए बन गया, आरडीएनए को परपोषी कोशिका में ले जाना है, वो गुणन करेगा, फिर उसकी क्लोनित जीन की बहुत सारी कॉपी प्राप्त कर लेंगे और उसे अपने अविष्ट या इच्छित जीन बैंक में रख देंगे और अविष्ट या इच्छित कोशिका में प्रवेश करा देंगे, जहां उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी, जहां वो अपने को शो कर जाएगा, यहाँ अपने को दिखा देगा। तो हम इनको पढ़ते हैं बायोटेक की वह ब्रांच, वह शाखा जिसमें जीन या गुणसूत्र के या डीएनए के हेरफेर के द्वारा नया अभिलाक्षणिक डीएनए प्राप्त करते हैं, इच्छित डीएनए प्राप्त करते हैं, आरडीएनए प्राप्त करते हैं, उसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसको स्टैनले कोहेन ने सबसे पहले साल्मोनेला और ई कोलाई के अंदर मिक्स करके 1973 में एक आरडीएनए बनाया था।
आई थिंक, उम्मीद है आपको कुछ समझ में आ गया होगा। 50% भी आ गया तो ये मेरी सफलता, आपकी सफलता। ध्यान रखना, क्योंकि अभी टॉपिक लेके चलेंगे। तो कल हम अवयवों में पहला अवयव लेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ओके, तो आपको समझना आ गया होगा। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लेना। कल से हम नए टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।